दोस्तों, आईपीएस मैडम अपने निजी काम से सादे कपड़ों में ऑटो से जा रही थीं। ऑटो में पहले से बैठा एक दरोगा उन्हें आम महिला समझकर गलत हरकत करता है और आईपीएस मैडम को गलत तरीके से छूता है। आईपीएस मैडम उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। दरोगा थप्पड़ खाने पर वर्दी के अपमान का बहाना बनाकर उन्हें बाल पकड़कर थाने ले जाता है। आईपीएस मैडम थाने में अपनी पहचान नहीं बताती। थाने के अफसर उन्हें अपमानित करते हैं और महिला हवालात में डाल देते हैं। वहां की स्थिति उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। आईपीएस मैडम जेल में बंद दूसरी महिलाओं से बातचीत करती हैं। उन्हें पता चलता है कि वहां क्या हो रहा है, कैसे उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जाता है। और ये ही काम जेल के अंदर आईपीएस मैडम के साथ होता है। उन्हें अपनी अस्मिता छोड़ने को मजबूर किया जाता है और उनके साथ भी दरोगा गलत हरकत करता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, गर्मी की एक तपती दोपहर थी। शहर की सड़कों पर धूल उड़ रही थी और ट्रैफिक का शोर कानों में जैसे कील की तरह चुभ रहा था। आईपीएस अधिकारी प्रज्ञा सिंह एक बेहद जरूरी व्यक्तिगत काम से निकल रही थीं। वे वर्दी में नहीं थीं, सादा सलवार सूट पहना था, चेहरा पसीने से तर और आंखों में जल्दबाजी थी। गाड़ी खराब हो जाने के कारण उन्होंने सड़क से एक ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो में पहले से एक व्यक्ति बैठा था, मोटा सा शरीर, गहरे रंग का चश्मा और थोड़ी घबराई निगाहें। प्रज्ञा ने बिना ज्यादा ध्यान दिए ऑटो में बैठने की इजाजत मांगी और ऑटो चल पड़ा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उस व्यक्ति ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराने की असफल कोशिश की। बहन जी, कहां जा रही हैं इतनी जल्दी में? उसने पूछा। प्रज्ञा ने सीधे जवाब दिया, काम से। अकेली जा रही हैं? कोई साथ नहीं? अब प्रज्ञा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने नजरें फेर लीं, लेकिन उस आदमी की निगाहें अब भी उसकी ओर ही थीं। आप बहुत सुंदर हैं, उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। प्रज्ञा का चेहरा कठोर हो गया। देखिए, बात न बढ़ाएं, मैं बस अपना रास्ता तय करना चाहती हूं। लेकिन वह नहीं रुका। अगला वाक्य उसके मुंह से निकला, अगर आप चाहें तो मैं छोड़ देता हूं अपने रास्ते से। रात का प्लान क्या है? इतना सुनना था कि प्रज्ञा का धैर्य जवाब दे गया। उसने जोरदार थप्पड़ उस व्यक्ति के गाल पर जड़ दिया। ऑटो एक झटके से रुक गया। तमीज में रहो, प्रज्ञा चीखी। ऑटो वाला भी डर गया, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने जेब से कुछ निकाला, एक पुलिस का पहचान पत्र। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? दरोगा हूं इस इलाके का। वर्दी पर हाथ उठाया है तूने, अब देखता हूं तुझे कैसे छोड़ते हैं। प्रज्ञा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वर्दी का मतलब चरित्र नहीं होता और तुम जैसे लोग उस वर्दी को गंदा करते हो। मगर अब वो दरोगा आपा खो चुका था। वह फोन पर किसी को बुला चुका था। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस जीप आई और दो सिपाही उतरकर प्रज्ञा को जबरन खींचने लगे। उसने बहुत विरोध किया, लेकिन आम महिला समझकर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। चलो थाने, दरोगा ने हुक्म दिया। भीड़ जुटने लगी। लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, लेकिन किसी ने प्रज्ञा की मदद नहीं की। दरोगा ने सबके सामने उसका बाल पकड़कर जीप में धकेल दिया। आईपीएस प्रज्ञा सिंह, जिसने सैकड़ों अपराधियों को सजा दिलाई थी, आज खुद एक अपराधी की तरह घसीटी जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरा आग की तरह सख्त था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब इस सिस्टम को अंदर से देखूंगी, बिना नाम लिए, बिना पहचान के, और हर उस दरिंदे को उजागर करूंगी जो वर्दी की आड़ में शिकार करता है। थाने के गेट पर जब जीप रुकी तो दरोगा ने गेट खोलते हुए कहा, अब दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। नाटक बहुत कर लिया तूने। प्रज्ञा की मुट्ठी बंध चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रहेगी, ये हर उस महिला की लड़ाई होगी जो सिस्टम में दबा दी जाती है। थाने का माहौल गर्म था। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अब धूल से धुंधली हो चुकी थीं और फर्श पर जमे गंदगी के निशान थाने की असलियत बयां कर रहे थे। आईपीएस प्रज्ञा सिंह को थाने के अंदर लाया गया, लेकिन किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। दरोगा अब भी गुस्से में था और बाकी सिपाही उसकी हां में हां मिलाने को तैयार खड़े थे। नाम क्या है तेरा? एक महिला कांस्टेबल ने रजिस्टर उठाते हुए पूछा। प्रज्ञा ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाकर कहा, नाम नहीं बताना, जो करना है कर लो। बहुत हिम्मत है तेरे में, दरोगा हंसते हुए बोला।
चलो डालो इसे अंदर, रात भर ठंडी हो जाएगी, फिर खुद बताएगी नाम पता सब। उसे जबरन महिला हवालात में धकेल दिया गया। लोहे की सलाखें उसके सामने बंद हो गईं। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। वहां 4-5 और महिलाएं पहले से मौजूद थीं, कोई शांत, कोई डरी हुई, कोई बेबस। उनकी आंखों में किसी कहानी की परछाई साफ झलक रही थी। प्रज्ञा ने एक कोने में बैठते हुए चारों ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी मिशन पर नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि में उतर चुकी है। वो खुद को एक आम महिला की तरह महसूस कर रही थी, जो सिस्टम के जाल में फंसी हो। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और हाथों में कंपन। तुम नई हो? किस केस में लाई हैं? उसने पूछा। प्रज्ञा ने बिना झिझक कहा, किसी दरोगा को थप्पड़ मार दिया। महिला हंसी, लेकिन वो हंसी एक दर्द छुपाए हुए थी। यहां थप्पड़ मारने पर नहीं, बोलने पर भी औरत को गुनहगार बना दिया जाता है। प्रज्ञा ने उससे पूछा, तुम किस जुर्म में हो? उसने आह भरी, झूठे केस में फंसाया गया। मुझसे एक दरोगा ने पैसे मांगे, नहीं दिए तो चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब 3 महीने से जेल में सड़ रही हूं। उस रात प्रज्ञा को नींद नहीं आई। बाहर से जो आवाजें आ रही थीं, वे किसी भी सामान्य थाने की नहीं थीं। चिल्लाने की, रोने की, धमकाने की और सबसे भयानक सौदेबाजी की। किसी युवती की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी, साहब प्लीज मुझे मत भेजो उस कमरे में, मैं सब सच बता दूंगी। दरोगा की आवाज आई, सच अभी किसी काम का नहीं, पैसे दे या फिर वहीं जा। प्रज्ञा की नसें तन गईं। क्या इस थाने में महिलाओं को? सुबह होते ही एक सिपाही आया और दरवाजा खोलकर चिल्लाया, चलो सब लाइन में लगो, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, नाम पूछेंगे। प्रज्ञा पीछे हट गई। उसने फिर से अपना नाम छुपाने का फैसला किया। अब वो इस सिस्टम को भीतर से देखना चाहती थी, किसी आईपीएस का रुतबा नहीं, सिर्फ एक आम महिला बनकर। इंस्पेक्टर आया, नाम पूछे गए। जब प्रज्ञा की बारी आई, उसने सिर झुकाकर कहा, नाम सीमा। पता नहीं। इंस्पेक्टर ने नजरें उठाईं, शक से देखा, लेकिन आगे बढ़ गया। उस दिन प्रज्ञा को बाहर निकालकर थाने के एक कमरे में ले जाया गया। वहां एक पुराना सोफा, एक पंखा और एक कैमरा रखा था। दरोगा ने अंदर आते हुए कहा, सीमा नाम रख लिया? असली नाम बता दो तो शायद रहम आ जाए। प्रज्ञा चुप रही। तेरा इलाज करूंगा, याद रहेगा। अभी तो तू सरकारी गेस्ट है, लेकिन रात होने दे। उसने आंखें बंद कर लीं और मन में दोहराया, अगर चुप रहकर सच देखा जा सकता है तो मैं चुप ही सही, लेकिन जब बोलूंगी तब तूफान आएगा। भोर की पहली किरणें आसमान में फैली ही थीं कि थाने में हलचल तेज हो गई। कुछ नए कैदी लाए जा रहे थे और कुछ को पेशी पर भेजा जाना था। इसी शोरगुल में प्रज्ञा सिंह, जो अब सीमा के नाम से जानी जा रही थी, चुपचाप हवालात के एक कोने में बैठी थी। आंखों में गहराता सवाल और दिल में गूंजता संकल्प। पिछली रात उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो केवल अपनी इज्जत या हक के लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए लड़ने जा रही थी जो सिस्टम की इन दीवारों के बीच दम तोड़ रही थी। सुबह होते ही थाने के एक छोटे से कमरे में कुछ पुरुष और महिलाएं लाई गईं। वहां बैठा दरोगा हर किसी को तौलती नजरों से देखता, फिर धीरे धीरे फाइलें पलटता। सीमा, तुझे इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, एक सिपाही ने आकर कहा। प्रज्ञा चुपचाप चल पड़ी। कमरा वहीं था जहां कल उसे धमकी दी गई थी, लेकिन आज वहां एक और चेहरा था, डीएसपी चौहान। एक सुलझे हुए अधिकारी, लेकिन उनकी आंखों में भी शक की चमक थी। नाम सीमा है? चौहान ने पूछा। जी, प्रज्ञा ने सिर झुकाकर जवाब दिया। तुम्हारे व्यवहार से लग नहीं रहा कि तुम कोई आम औरत हो, वो बोले। लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड कहीं नहीं मिल रहा, कोई एफआईआर, कोई शिकायत, कुछ भी नहीं। जो मिल रहा है वही काफी है ना साहब? दरोगा ने बीच में टोका। ऐसी औरतें बहुत देखी हैं, 2 दिन बाद सब उगल देंगी। डीएसपी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर प्रज्ञा से पूछा, तुम यहां क्यों हो सीमा? प्रज्ञा ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, कभी आपने जेल की 4 दीवारी के भीतर का सच देखा है सर? शायद बाहर से ये दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की लगती हैं, लेकिन अंदर ये इंसान को निगल जाती है। उसकी बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। डीएसपी ने गौर से उसकी आंखों में देखा।
कुछ तो था इस महिला में, न डर न लाचारी, बस सच्चाई की आग। उसी शाम प्रज्ञा को एक और काम दिया गया, थाने के स्टोर रूम की सफाई। वह अकेली थी और यही वक्त था जानकारी इकट्ठा करने का। स्टोर में रखे कागज, पुराने रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर, सब कुछ बेतरतीब था। लेकिन आईपीएस प्रज्ञा की निगाहें गिद्ध की तरह तेज थीं। उसने पुराने रजिस्टर पलटने शुरू किए। कई नाम जाने पहचाने लगे। कुछ ऐसे केस जिनमें महिलाओं को गिरफ्तार कर फर्जी आरोप लगाकर महीनों रखा गया था। एक फाइल में उसे कुछ कागज दिखे। पीड़िता का नाम रीना यादव, उम्र 19 वर्ष, अपराध संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त, थाने में समय 17 दिन, बिना केस दर्ज हुए। रीना की फाइल के साथ एक फोटो भी थी। आंखों में डर, कपड़े अस्त व्यस्त। प्रज्ञा की मुट्ठी भींच गई। ये सिस्टम सिर्फ कानून नहीं, गुनाह भी ढो रहा है, उसने मन में सोचा। स्टोर में काम खत्म होने के बाद प्रज्ञा को 2 महिलाओं के साथ खाना परोसने के लिए भेजा गया। रात में जब सब सिपाही अपने मोबाइल में व्यस्त थे, तभी उसे एक महिला ने चुपके से पास आकर कहा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं सब समझ रही हूं। तुम्हारा चाल चलन किसी नेता या पुलिस अफसर जैसा है। प्रज्ञा मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं कहा। महिला बोली, अगर तुम वाकई कुछ कर सकती हो तो हमारी आवाज बनो। यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। रात को कौन किसको कहां ले जाता है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन डर के मारे बोल नहीं सकते। प्रज्ञा ने पहली बार किसी का हाथ थाम कर कहा, मैं आवाज बनूंगी, लेकिन तब तक चुप रहना जरूरी है, क्योंकि एक सही वक्त आएगा जब हम सबकी चुप्पी चीख बनेगी। रात के तीसरे पहर का सन्नाटा था, लेकिन थाने की दीवारों के भीतर बहुत कुछ करवटें बदल रहा था। सीमेंट की ठंडी फर्श पर लेटी प्रज्ञा सिंह, जिसे सब सीमा समझ रहे थे, अपनी आंखें बंद किए उस योजना को अंतिम रूप दे रही थीं, जो अब सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई थी। अब यह एक जन आंदोलन की नींव थी। उसकी आंखों के आगे रातों की परछाइयों में सिसकती वो लड़कियां थीं, जिन्हें जबरन वेश्या का नाम देकर इस सिस्टम ने कुचल दिया था। उन पर न कोई केस दर्ज था, न कोई सबूत, फिर भी महीनों से हवालातों और जेलों की कालिख झेल रही थीं। सुबह होते ही थाने का गेट खुला और 2 महिला पुलिसकर्मी कुछ कैदियों को लेकर कोर्ट चली गईं। यही मौका था, एक छोटा सा गैप जिसमें आवाज उठाई जा सकती थी। प्रज्ञा ने धीरे से रुक्मिणी नाम की महिला से बात की, वही जिसने पिछली रात उसके हाव भाव को पहचाना था। तुम सबको एक एक कर मुझसे मिलवाओ जो इस अन्याय का शिकार हुई है, प्रज्ञा ने कहा। रुक्मिणी ने पहली बार आंखें चमकाईं, मानो वर्षों बाद कोई उम्मीद जगी हो। कुछ ही घंटों में 7 महिलाएं एक कोने में जमा हो चुकी थीं। सभी की आंखों में अलग अलग डर, लेकिन एक जैसी पीड़ा। किसी को वेश्या बताकर बंद किया गया था, किसी को राजनीतिक दुश्मनी के तहत फंसाया गया था, तो किसी को दहेज के झूठे मुकदमे में। प्रज्ञा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। वह हर एक की कहानी को लिख रही थी, मानसिक रिकॉर्डिंग की तरह, ताकि एक एक वाक्य कोर्ट में सबूत बन सके। फिर उसने सबको एक प्रस्ताव दिया, हम सब मिलकर इस थाने में भूख हड़ताल करेंगे। न खाना खाएंगे, न पानी पिएंगे, जब तक डीएसपी या जिलाधिकारी खुद आकर हमारी बात न सुने। ये हमारी शांति की गर्जना होगी, मौन की सबसे बुलंद आवाज। पहले कुछ महिलाएं डर गईं। अगर कोई रात में हमें उठाकर ले गया तो, अगर मार दिया गया तो? प्रज्ञा ने जवाब दिया, तो हमारी लाशें भी गवाही देंगी कि हम इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ी थीं। एक बार आवाज उठेगी तो बाकी देश भी सुनने को मजबूर होगा। अगली सुबह जैसे ही महिला वार्ड में नाश्ता बांटा गया, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। 1, 2, 3, देखते ही देखते सभी 17 महिलाएं जमीन पर बैठ गईं, मुंह पर काली पट्टी बांधे। एक सिपाही ने पूछा तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, हम सब अब न खाएंगे, न बोलेंगे, जब तक हमें इंसाफ न मिले। थाने में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर यादव तिलमिलाया, किसकी साजिश है ये? किसने भड़काया इन्हें? कोई नहीं बोला, सिर्फ मौन, पर ऐसा मौन जो दीवारें हिला दे। जब डीएसपी चौहान को खबर मिली, वो खुद महिला वार्ड में पहुंचे। उन्होंने सख्ती से पूछा, कौन है लीडर? कौन भड़का रहा है सबको? रुक्मिणी चुप रही, एक अन्य महिला भी चुप रही, लेकिन फिर एक अनदेखी महिला उठी, और वो थी प्रज्ञा। ये कोई भड़काने का काम नहीं है सर,
प्रज्ञा बोली। ये आत्मा की आवाज है जिसे अब कोई चुप नहीं कर सकता। डीएसपी चौंका। उसे अब पक्का यकीन हो गया कि ये महिला कुछ और है, कोई सामान्य कैदी नहीं। उसकी आंखें, उसका आत्मविश्वास, उसका संवाद, सब कुछ असाधारण था। तुम कौन हो, सीमा? इस बार प्रज्ञा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से मुंह की पट्टी हटाई और जमीन पर लिख दिया। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है। उसके इस एक वाक्य ने महिला कैदियों को जोश से भर दिया। सबने अपनी पट्टियां उतार दीं और एक स्वर में बोले, हमें न्याय चाहिए, हमें इंसान समझो, गुनहगार नहीं। थाने में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? ये मौन गर्जना क्यों है? और ये सीमा कौन है? थाने की दीवारें अब प्रज्ञा के लिए सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं रही थीं। वे अब गवाह थीं एक संघर्ष की, एक जंग की, जो उसने खुद से और इस सड़े हुए तंत्र से शुरू की थी। पिछली रात महिला बंदियों की बातचीत और उनकी आंखों में छिपा डर उसकी आत्मा को झकझोर चुका था। अब वक्त था कि ये सच्चाई बाहर आए। लेकिन एक आईपीएस अफसर होते हुए भी वह अपनी असल पहचान नहीं उजागर कर सकती थी। उसकी योजना अब एक ही दिशा में थी, सबूत इकट्ठा करना और सही वक्त पर वार करना। इस बीच थाना प्रभारी दरोगा यादव अब भी उसे नीचा दिखाने और प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। उसके लिए सीमा अब चुनौती बन चुकी थी। एक ऐसी महिला जिसे डराया नहीं जा सकता था, तोड़ना जरूरी था। एक दिन दोपहर को थाने में एक नया मामला आया। एक युवती को वेश्या होने के शक में पकड़ा गया। लड़की बार बार रो रही थी कि वो निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। प्रज्ञा ने जब उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में वही चीख दिखाई दी जो कई दिनों से वो खुद महसूस कर रही थी। तुम्हारा नाम? प्रज्ञा ने धीरे से पूछा। अंशु, वह बोली। मैं कॉलेज जाती हूं। मेरी मां बीमार है। मैं दवा लेने बाजार गई थी। मुझे उठा लाया गया। प्रज्ञा ने उसे चुप कराया और भरोसा दिलाया, मैं कुछ करूंगी। उस रात जब सब सिपाही अपने कमरों में थे, प्रज्ञा ने उस लड़की से और बात की। उसने बताया कि कैसे स्थानीय पुलिस एक गिरोह के साथ मिलकर लड़कियों को उठाती है और फिर या तो पैसे लेकर छोड़ देती है या फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देती है। तुम्हें कैसे पता? प्रज्ञा ने पूछा। अंशु ने कहा, क्योंकि मेरी एक दोस्त पहले से यहां थी, पर अब नहीं है। उसका नाम भी फाइलों में नहीं है, कहीं नहीं है, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। प्रज्ञा के लिए यह एक नई कड़ी थी। अब वह सिर्फ थाने के अंदर की नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की परतें खोलने जा रही थीं। अगले दिन जब डीएसपी चौहान दोबारा निरीक्षण पर आए, तो प्रज्ञा ने कुछ कागजात उनके सामने रखे। उनमें वो सभी केस थे जिन्हें या तो फर्जी तरीके से दर्ज किया गया था या फिर बिना कारण महीनों तक अटका दिया गया था। चौहान ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मिला? प्रज्ञा ने केवल कहा, सच बोलने के लिए कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। चौहान चौंक गए। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि सीमा कोई आम महिला नहीं है। इसी बीच दरोगा यादव को भनक लग गई कि कोई अंदर से उसकी करतूतों को उजागर कर रहा है। उसने गुस्से में आकर प्रज्ञा को 2 दिन के लिए काल कोठरी में डलवा दिया। अंधेरे में, गंदगी में, भूखे पेट। लेकिन प्रज्ञा का इरादा अब और मजबूत हो चुका था। काल कोठरी में भी वो अपने दिमाग में हर कड़ी को जोड़ती रही, फाइलें, नाम, तारीखें, जगहें, सब कुछ। तीसरे दिन उसे बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर अब कुछ बदल चुका था। कुछ बंदी महिलाएं अब उसके पास आने लगी थीं, फुसफुसाकर अपने सच बताने लगी थीं। अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं, उन सबकी नेता बन चुकी थी। एक उम्मीद। प्रज्ञा ने तय कर लिया था, अगला कदम होगा कैमरे के सामने सब कुछ लाना। और इसके लिए उसे उस एक पुराने सहयोगी की जरूरत थी, सब इंस्पेक्टर मंजरी, जो कभी उसके साथ एसपी ऑफिस में थी। अब वो जिले के महिला थाने में थी। क्या मंजरी उसकी बात मानेगी? क्या वो पहचान लेगी अपनी मैडम को? क्या सिस्टम के भीतर से ही कोई उसकी मदद करेगा? सच अब सामने था, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए एक बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। थाने के भीतर प्रज्ञा की उपस्थिति अब चुपचाप सुलगती चिंगारी नहीं थी। अब वह एक धीमी पर लगातार जलती लौ बन चुकी थी। बंदी महिलाएं उसे देखकर अब आंखें झुका नहीं रही थीं, बल्कि उसकी ओर उम्मीद से देखने लगी थीं।
उसकी सच्चाई और साहस ने धीरे धीरे एक बदलाव की नींव रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन बदलाव की राह कभी सीधी नहीं होती। काल कोठरी से निकलने के बाद उसका शरीर कमजोर था, लेकिन हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उसे पता था कि अब उसे अकेले नहीं लड़ना है। वह हर उस महिला की आवाज बन चुकी थी जो इस थाने की दीवारों के पीछे दबी रह गई थी। उसने अंशु से कहा, तू घबराना मत, अब कोई तुझे चुप नहीं करा सकता। अंशु की आंखों में एक नई चमक थी और उसी चमक की लौ को प्रज्ञा अब भड़काना चाहती थी। उसने रात में एक खत लिखा, मंजरी के नाम, बिना नाम बताए सिर्फ एक पहचान दी, वो जो कभी तुम्हारी मैडम थी। खत में उसने कुछ कोड वर्ड्स डाले जो सिर्फ मंजरी ही समझ सकती थी, साथ ही कुछ तारीखें जिनमें कुछ केस अजीब परिस्थितियों में बंद हो गए थे। खत को एक पुराने सफाई कर्मी के जरिए महिला थाने भिजवाया गया। अब प्रज्ञा इंतजार कर रही थी, एक पुराने भरोसे का, एक रिश्ते की लौ का, जो शायद अब भी जिंदा थी। अगले दिन थाने में हलचल थी। डीएसपी चौहान फिर से आए थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक महिला सब इंस्पेक्टर भी थी, मंजरी। प्रज्ञा जब हवालात में बैठी थी, मंजरी उसकी ओर आई। उसकी आंखों में संदेह भी था और एक अजीब सी तलाश भी। नाम क्या है तुम्हारा? मंजरी ने पूछा। सीमा, प्रज्ञा ने धीरे से कहा, फिर सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। एक ऐसा लम्हा जो अतीत के हर दृश्य को मंजरी के सामने ले आया। मंजरी स्तब्ध रह गई। वह कुछ क्षणों तक अपलक देखती रही और फिर धीरे से बोली, मैडम। प्रज्ञा ने सिर हिलाया। मंजरी एकदम पास आकर बोली, आपने ये सब क्यों किया? इतने अपमान और पीड़ा के बावजूद चुप क्यों रहीं? प्रज्ञा ने कहा, ताकि ये पीड़ा सिर्फ मेरे भीतर न सिमटे, बल्कि इनके लिए बदलाव का कारण बने। मंजरी की आंखें भर आईं। उस दिन थाने की एक खामोश दीवार ने इतिहास देखा। एक ईमानदार अफसर जो न्याय के लिए खुद की वर्दी तक छुपा गई थी। मंजरी ने प्रज्ञा के कहे अनुसार कुछ रातों तक गुप्त जांच शुरू की। उसने थाने के पुराने रिकॉर्ड देखे, सीसीटीवी फुटेज निकाले और महिला बंदियों से अकेले में मिलकर बयान लिए। जो उभरा वो एक संगठित रैकेट की नींव थी, जिसमें दरोगा यादव, एक दलाल और कुछ वरिष्ठ अफसर तक शामिल थे। अब वक्त था सबूत इकट्ठा कर उन्हें सही हाथों तक पहुंचाने का। मंजरी ने एक योजना बनाई। थाने की छिपी जगहों में कैमरे लगाए जाएं, बंदियों के बयान गुप्त रूप से रिकॉर्ड हों। इसी दौरान एक रात दरोगा यादव ने अंशु को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश की। प्रज्ञा ने हिम्मत दिखाई, उसे रोकने की कोशिश की। यादव ने उसे धक्का दिया और कहा, तू कौन होती है बोलने वाली? इस बार अंशु डर कर नहीं भागी। उसने पूरी ताकत से यादव की बांह पकड़ ली और बोली, ये वही कह रही है जिसके लिए अब हम सब जान भी दे सकते हैं। अंशु की आवाज बाकी बंदियों में भी फैल गई। वो सब एक एक कर खड़ी हो गईं। एक बगावत शुरू हो चुकी थी। थाने में पुलिस वाले पहली बार सहम गए थे, क्योंकि अब कैदी चुप नहीं थे और उनके साथ थी एक आईपीएस मैडम, जो अब पर्दे के पीछे नहीं रहने वाली थी। मंजरी ने वही रात चुनी। सब कैमरों की रिकॉर्डिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा दी गई। सुबह होते होते सब कुछ मीडिया तक पहुंच चुका था। प्रज्ञा ने मंजरी से कहा, अब वक्त है नाम बताने का। मंजरी ने उसे एक वर्दी सौंपी, उसकी अपनी। प्रज्ञा ने जब दोबारा वह वर्दी पहनी, पूरा थाना स्तब्ध था। दरोगा यादव वहीं जमीन में धंसता चला गया जहां उसका घमंड बोया गया था। अब एक लौ जल चुकी थी, जो सिर्फ थाने को नहीं, पूरे तंत्र को रोशन करने वाली थी। प्रज्ञा ने जब दोबारा वर्दी पहनी, वो केवल अपनी पहचान नहीं, बल्कि न्याय की लौ को वापस अपने भीतर धारण कर रही थी। वर्दी का सम्मान लौट चुका था, लेकिन अब उसका कर्तव्य कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा हो चला था। दरोगा यादव गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन सिर्फ उसी का गिरना काफी नहीं था। पूरा तंत्र, जिसकी जड़ें भीतर तक सड़ चुकी थीं, उसे साफ करना बाकी था। मंजरी और प्रज्ञा ने एक विशेष जांच दल बनाया, जिसमें सिर्फ वही अधिकारी शामिल किए गए जिनकी ईमानदारी संदेह से परे थी। इस टीम का नेतृत्व अब खुद प्रज्ञा कर रही थी। लक्ष्य था महिला थानों में होने वाले उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। प्रज्ञा ने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं रहेगी। अब हम वो आवाज बनेंगे जो हर पीड़िता की चीख में गूंजेगी।
उन्होंने सबसे पहले उन महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जो पहले थाने की दीवारों के पीछे बेइज्जती और चुप्पी की शिकार थीं। कई महिलाएं पहले डर से बोल नहीं रही थीं, लेकिन जब उन्होंने प्रज्ञा को देखा, उसी जेल की सलाखों के भीतर से न्याय की मशाल जलाते हुए उनकी आवाज खुलने लगी। कुछ महिलाएं झुग्गी बस्तियों में जा छुपी थीं, कुछ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब उन्हें इंसाफ की उम्मीद मिली तो वे गवाही देने को तैयार हो गईं। एक एक करके उनके बयान दर्ज होने लगे। इस दौरान प्रज्ञा को जानकारी मिली कि सिर्फ एक थाना ही नहीं, जिले के 4 और थानों में भी यही गिरोह सक्रिय है। महिलाएं झूठे केस में फंसाई जाती थीं और फिर उन्हें बाहर निकालने के नाम पर या तो पैसे वसूले जाते थे या उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता था। क्रांति अब शहर के बाहर तक फैल रही थी। मीडिया भी अब खुलकर साथ आ चुका था। प्रज्ञा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, मैं वो औरत हूं जिसे वर्दी में रहते हुए जेल में डाला गया, लेकिन उस जेल में मुझे जो देखा उसने मेरे जीवन का मकसद बदल दिया। उनकी आवाज में वो सच था जो शब्दों से बाहर था। हर टीवी चैनल, हर अखबार की सुर्खियों में आईपीएस प्रज्ञा का नाम छा गया था। लेकिन यह प्रसिद्ध नहीं, एक जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए और विशेष कमेटी गठित की गई। कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने लगे। कुछ निलंबित हुए, कुछ को जबरन रिटायरमेंट दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह सामने आया कि खुद पूर्व एसपी स्तर का एक अधिकारी इस पूरे काले धंधे का संरक्षक रहा था। प्रज्ञा ने जब उसके खिलाफ सबूत जुटाए तो उसे गिरफ्तार करवाना आसान नहीं था। उसने राजनीतिक पकड़ और दबाव का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार प्रज्ञा झुकने नहीं वाली थी। उसने मंजरी से कहा, हम कानून में हैं, लेकिन कानून के भीतर रहकर भी जब अत्याचारियों को सजा न मिले तो क्रांति जरूरी हो जाती है। लंबी लड़ाई के बाद वह अधिकारी भी गिरफ्तार हुआ। यह गिरफ्तारी पूरे राज्य के लिए एक संदेश थी, अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में प्रज्ञा को एक चीज ने बार बार झकझोरा। जेल में बिताए वो दिन जहां मासूम औरतों को सिर्फ इसलिए सजा मिल रही थी क्योंकि वे गरीब थीं, अकेली थीं या उनके पास आवाज नहीं थी। उसने महिला सुधार गृहों की हालात पर भी जांच शुरू की। वहां की स्थिति और भी भयावह थी। नाबालिग लड़कियों को जबरदस्ती महिलाओं के साथ रखा जा रहा था। मानसिक रोगियों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रज्ञा ने अब यह फैसला किया कि हर जिले में एक सामूहिक महिला शिकायत केंद्र बनेगा, जहां महिलाएं बेझिझक शिकायत कर सकें और उनका केस सीधे डीजीपी स्तर तक पहुंचे। इस पहल को राज्य सरकार ने भी समर्थन दिया और एक नई योजना बनी, सखी प्रहरी योजना, जिसमें हर थाने में एक प्रशिक्षित महिला अफसर और एक सामाजिक कार्यकर्ता को अनिवार्य किया गया। प्रज्ञा अब एक अधिकारी नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि एक महिला, चाहे वर्दी में हो या आम कपड़ों में, अगर वह न्याय के लिए उठे तो वह समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सुबह की हल्की रोशनी जेल की ऊंची दीवारों से टकराकर उस कोने तक पहुंची जहां प्रज्ञा कभी बंद थी। आज वही जेल एक नए युग की शुरुआत का साक्षी बन रहा था। प्रज्ञा अब उस औरत का नाम नहीं था जिसे थाने में मारा गया था। वो अब एक प्रतीक बन चुकी थी, अंधेरे से लड़कर निकलती हुई रोशनी का। राज्य भर में पुलिस सुधारों की लहर दौड़ चुकी थी। सखी प्रहरी योजना लागू हो चुकी थी। हर थाने में महिला अफसरों की मौजूदगी अनिवार्य थी। शिकायतों की सीधी निगरानी डीजीपी कार्यालय से हो रही थी। प्रज्ञा के प्रयासों से पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर नया विश्वास पैदा हुआ था। आज का दिन विशेष था। मुख्यमंत्री खुद उस महिला सुधार गृह का उद्घाटन करने आ रहे थे, जिसे अब पूरी तरह से बदला जा चुका था। अब यह जगह जेल नहीं, पुनर्वास केंद्र बन चुकी थी। उसी जगह जहां कभी महिलाओं को चुप कराया जाता था, आज उनके हुनर को मंच दिया जा रहा था। प्रज्ञा वहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। जब उन्होंने मंच संभाला तो चारों ओर तालियों की गूंज थी। उनके भाषण का हर शब्द लोगों के दिलों में उतर रहा था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक महिला अफसर की जीत नहीं है, ये हर उस औरत की जीत है जिसने चुप रहकर अन्याय सहा। हर उस मां की जीत है जिसने अपनी बेटी को इंसाफ का सपना दिखाया
और हर उस बच्ची की जीत है जो अब बिना डरे अपना हक मांग सकेगी। सभा खत्म होने के बाद एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई उनके पास आई। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था, वह तस्वीर जिसमें प्रज्ञा जेल में बंद थी। लड़की ने कहा, मां कहती हैं आपने मेरी जान बचाई थी। जब वो यहां बंद थीं, तब आपने उन्हें उठाकर अपने कमरे में लाया था, उन्हें खाना दिया था। मां अब सिलाई सिखाती हैं। प्रज्ञा की आंखें भर आईं। यही तो वो सपना था जिसे लेकर वो निकली थीं, दर्द को बदलना, जख्मों को उम्मीद बनाना। उसी शाम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें वीरता और समाज सेवा के सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई। लेकिन यह सम्मान भी उनके लिए सबसे बड़ा नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान था उस महिला का हाथ थामना जो कभी डर से कांपती थी और आज सिलाई मशीन पर बैठकर अपना जीवन खुद गढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद एक डॉक्यूमेंट्री वर्दी और इंसान नाम से देश भर में प्रसारित हुई, जिसमें प्रज्ञा की पूरी कहानी दिखाई गई। युवाओं में इसके बाद एक नई चेतना आई। कई लड़कियों ने पुलिस सेवा में आने की ठानी। प्रज्ञा अब हर सप्ताह किसी न किसी गांव, स्कूल या सुधार गृह में जाकर महिलाओं से मिलती थीं। उनकी कोशिश थी कि किसी और को वो सहना न पड़े जो उन्होंने झेला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी खुद से खुद की मुलाकात। उस दिन जब उन्होंने थाने में खुद को अकेला पाया था और आज जब पूरा समाज उनके साथ खड़ा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय